गुड मॉर्निंग बेटा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मैक्सिमम जो 9 कवि है वो कंप्लीट हो चुके हैं पॉइंट्स विद सार। तो नेक्स्ट कवि हमारा आ रहा है मोहन सप्रा। इसकी जो 2-3 पॉइंट्स है उसे रीड आउट करेंगे और सार को देखेंगे। पहली उसकी कविता आ रही है जब कभी देखो। इस सारी कविता में उसने बताया है कि जब भी आप कहीं भी जुल्म होता देखते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो आप चुपचाप वहाँ से निकल मत जाओ, वहाँ पर जा आप आवाज़ उठाओ। अगर आप प्रत्येक आदमी उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो तभी समाज का सुधार होगा। अगर आंखें मूंद करके चले जाओगे तो वो बुराई कभी ना कभी आपके पास भी आएगी। तो जैसे लिखा है, जब कभी देखो आसमान से गिरते पक्षी को तो समझ लो किसी बाज ने आँख खोली है, उसे पकड़ो। तो जो पदांश है वो किसकी लिखा हुआ है? मोहन सप्रा का। कविता का नाम क्या है? जब कभी देखो। कहना क्या चाहा है उसने कि कवि असली अपराधी अत्याचारी को पकड़ने की प्रेरणा देता है। कि जब तुम कभी भी आसमान से गिरते हुए कोई किसी पक्षी को देखते हो तो आंखें बंद करके मत चले जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जहीं कहीं आसमान से जो है कोई ना कोई बात जरूर आया होगा। कहने का भाव कि अगर आप किसी को आस पास में कोई पीड़ित असहाय निरीह व्यक्ति कोई मिलता हुआ देखता है, उसी वक्त समझ जाओ कि कोई ना कोई शोषक हुआ होगा, अत्याचारी होगा। तो उसके अत्याचारी को सजा दिलाने के लिए वहाँ पर डट जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका एक एक कदम जो बढ़ाया हुआ है वो समाज को सुधारने में आगे बहुत ज़्यादा सहाय सिद्ध होगा। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल दी है। जब कभी देखो वृक्ष से पीले पड़ रहे हो पत्तों तो हाथ उठाओ और जंगल को ललकारो। जैसे उसने लाइनें लिखी है सेम उसी तरह ही व्याख्या है उसकी। जब कभी देखो नदी का जल रुक रुक कर चले तो उठो और कूद जाओ नदी में। जब कभी देखो धरती की मिट्टी तक तड़पे तो सांसों को छत बनने दो। जब कभी देखो धूप के बदलते रंग को तो ढूंढो पूरे देश में कौन सूरज की तरफ देख रहा है। इस कविता का अब हम सार देखते हैं। कविता का सार है कि पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी कवि मोहन सप्रा की कविता जब कभी देखो में कवि पाठकों को हर उस स्थिति में क्रियाशील होने के लिए कहता है जहाँ पर उसे अत्याचार, शोषण, शरारत अथवा दमन होता दिखाई देता है। जब कभी किसी पक्षी को घायल होकर गिरता देखते हो तो समझ लेना किसी बाज की बुरी नज़र का शिकार हुआ है, उस बाज को सजा दिलाने के लिए उठो। जब कभी पेड़ों के पत्ते पीले पड़े तो समझ लेना कि जंगल उनका शोषण कर रहा है। जंगल अर्थात जो सत्ताधारी है ना, पावर में है, इकोनॉमिकली जहाँ पॉलिटिकल पावर में है, के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। यदि किसी नदी का जल रुक रुक कर चल रहा है तो समझ लेना कोई उसका जो प्रवाह है उसमें रुकावट डाल रहा है, समाज की नदी में अवरोध पैदा कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। तो समाज के विरोधी तत्वों का सामना करो। इसी तरह ही वो कहता है कि जब लगे धरती की मिट्टी बीते तक उबल रही है तो तड़प रही है तो समझ लेना कि सत्ताधारी जो समाज की व्यवस्था है वो दमन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष करो। जब धूप का रंग बिगड़ने लगे तो समझ लेना कि कोई राष्ट्र विरोधी शक्ति राष्ट्र के गौरव का सूर बुझा देना चाहती है, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इन शॉर्ट में वो कहना चाहता है कि कवि पाठकों को प्रेरित करना चाहता है कि समाज में किसी भी तरह कोई गलत काम हो रहा है तो एक डेमो बनकर, एक कह लो कि बुत बनकर मत देखो उसे, है ना। उसके लिए आवाज़ उठाओ, संघर्ष करो। ये मत कहो कि नहीं जी मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, वो कभी ना कभी आप पर भी उस चीज़ का असर पड़ जाएगा। इसी तरह ये प्रतिभा दिया है और इसका उद्देश्य। नेक्स्ट कविता है तुम कहते हो प्रेम एक बादल है, मुझे प्रेम बादल नहीं आकाश लगता है, विश्व को ढकता है आत्मीयता। तुम कहते हो प्रेम एक हवा है, मुझे प्रेम हवा नहीं आंधी लगता है, जड़ तक से लड़ता सुचारू है। जहाँ पर कवि क्या कह रहा है? पहले तो ये कविता मोहन सप्रा की लिखी हुई है। टाइटल क्या है कविता का? तुम कहते हो प्रेम। और बुक का नाम क्या है आपकी? काव्य कुंज, है ना। तो कहना क्या चाहा है कि इस कविता में प्रेम को परिभाषित करते हुए कवि ने प्रेम को अनेक परिभाषाएं दी है। कि जब कोई कहता है कि बादल है तो वो कहता नहीं आकाश है, जब वो कहते हैं कि नहीं ये हवा है तो वो कहता नहीं ये आंधी है ना। तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि नहीं प्रेम का मीनिंग अथाह है, इसे हम नैरो सोच में, नैरो माइंडेड से नहीं देख सकते। तो इसी तरह ये सारी कविता है तो इसका सार हम देखते हैं।
इस कविता में कवि प्रेम विषय अपनी अवधारणा, अपनी समझ को पाठकों के सामने रखता है और इस कविता में कवि एक काल्पनिक पाठ से संवाद कर रहा है कि उसे लगता है कि मैं कोई इमेजिनेशन है, वो सामने मेरे बैठा है। ठीक है, इमेजिनेशन से मान लो कि आप ही उसके सामने बैठे हो कवि के, तो उसके साथ बातचीत कर रहा है, डायलॉग्स बोल रहा है ना उसके सामने। तो पाठक की धारणा को प्रस्तुत करके उसके विरुद्ध अपनी जो है प्रेम के बारे जो उसकी सोच है उसे प्रकट करता है। मान लो कि आप कह रहे हो कि प्रेम एक बादल है, तो कवि कहता नहीं वो आकाश है, क्योंकि आकाश बादल से अधिक ज़्यादा बड़ा होता है, स्थिर रहता है। अगर आप कहते हो कि प्रेम हवा है, तो वो कवि कहता है नहीं, प्रेम तो आंधी की तरह है, जो हवा की तरह सहलाती नहीं, सगों पूरे अपनी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर देती है। अगर आपकी नज़र में प्रेम सिर्फ एक कोपल है, कोपल का होता है जो नए नए पत्ते खिलते हैं किसी भी पेड़ पौधे में, है ना, कोमल पत्ते या न्यू लीव्स आते हैं, तो कभी कहता है नहीं, वो तो बहुत बड़ा वृक्ष है जो सभी को आश्रय भी देता है, सहारा भी देता है, सुरक्षा भी, कोमल की तरह कमज़ोर नहीं। यदि मल्पी पाठ कीजिए कहे कि प्रेम को विकार मानता है कि बुरा होता है, इसके कारण लोग गलत दिशाओं में चले जाते हैं, तो वो कहता नहीं, प्रेम तो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, सेक्रीफाई करना सिखाता है ना। तो प्रेम सभी को स्वीकारता है, इसलिए शक्तिशाली होता है। यदि पाठ के लिए प्रेम एक नदी है, तो कवि की नज़रों में वो एक समुद्र है, समुद्र प्रेम की तरह नित नया इतिहास रचने वाला रचनाकार है। तो कहने का भाव कि वो कवि की नज़रों में प्रेम के अर्थ बहुत ज़्यादा विशाल है। इसी तरह इसका प्रतिपाद है और इसका उद्देश्य है, वही चीज़ें सेम आएगी, लाइन स्टार्टिंग वाली थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, और इसकी जो थर्ड कविता है इसकी स्वान गाथा, जिसमें उसने, क्योंकि वो नकोदर शहर का है, नकोदर शहर जलंधर में है, जलंधर आपने पंजाब का जो जलंधर शहर सुना होगा, उसमें नकोदर शहर भी सुना होगा कभी ना कभी, है ना। तो वहाँ के बारे में बताता है कि नकोदर एक इतिहास का शहर रहा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संगीतकार, कवि, साहित्यकार पैदा हुए हैं। पता नहीं अब उसे लगता है कि क्या इसे नज़र लग गई है कि लोग जात पात को लेकर सांप्रदायिक दंगे करने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, तेर मेर की भावना आ गई है। तो इवन के जो बच्चों की माएँ होती है वो भी कह देती है कि इस ये मुसलमान की दुकान है या सिख की दुकान है या हिंदू की दुकान है, तुमने किस दुकान से कौन सी वस्तु लेनी, किससे नहीं लेनी, यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत फैल गई है। तो कभी को इस बात का दुख होता है कि ये वो शहर था जहाँ पर इतने 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 बड़े साहित्यकार पैदा हुए थे, उसके नाम भी वो बताता है। नकोदर मेरा शहर है, नकोदर जोश मसियानी का शहर है, नबकीश नबी बख्श नियाब का शहर है, मोहम्मद हनीफ सैयद का शहर है, रोशन नकोदरी, दर्द नकोदरी, नरसिंह दास अफजल, सागर नकोदरी का शहर है, मित्र नकोदरी का शहर है, पाश अमरजीत चंदन का शहर। तुम मेरे शहर के इतिहास भूगोल को बखूबी जानते हो। प्रस्तुत पद्यांश किसका लिया है? मोहन सप्रा का। कविता का नाम क्या है? स्वान गाथा। तो बुक का नाम क्या है? काव्य कुंज। कहना क्या चाहा है कि पंजाब के एक प्रसिद्ध कस्बे में नकोदर में रहने वाला कवि है, अपने मित्र को कस्बे की बिगड़ती हुई जो स्थिति है उसके बारे में बताता है कि हे मेरे मित्र प्यारे, नकोदर मेरा अपना प्यारा शहर है, जहाँ पर ये वही शहर है जहाँ पर जोश मलसियानी जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए थे, नबी बख्श, मोहम्मद हनीफ सैयद, रोशनी नकोदरी, दर्द नकोदरी, नरसिंह दास अफजल, सागर नकोदरी तथा मित्र नकोदरी जैसे प्रसिद्ध शायर पैदा हुए थे। यहीं पर पंजाबी के बड़े बड़े कवि, पाश अमरजीत चंदन जैसे कवि, क्रांतिकारी कवि पैदा हुए थे। कवि मोहन सप्रा अपने मित्र को कहता है कि वे अपने इस शहर के इतिहास भूगोल को पूरी तरह से जानता है, आज वे अपने इसी शहर के विषय में तुम्हें कुछ बात बताना चाहता है। सच का भी मित्र, मेरे शहर में हादसा होता है, सब कुछ अवाक, गुमसुम, ठंडा और जोर, जड़ पोर पोर जैसे दहाड़ में शून्य, फिर हादसा होता है और आदमी अपने ही की यह जिम्मेदारी से मुक्त छोटे बड़े शक के जुगनुओं की मुट्ठी में भर लेता है और रिश्तों की झाड़ियों में छोड़ देता है। फिर एक और हादसा होता है, आदमी अपना आकाश मांगने की मुद्रा में चीखता चला जाता है, कदम ठिठकते नहीं, इच्छाएं उड़ती है, मामला सुलगता नहीं, उलझता है। तो जो हालात बिगड़ रहे हैं, है ना, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके बारे में वो वर्णन करता है। ऐसी सारी कविता में उसने डिस्क्राइब किया है। तो आप थोड़ी सी कविताओं की लाइनें देख लो, जो जब आप प्रसंग सहित व्याख्या करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस कवि की लाइनें हैं,
कविता की लाइनें हैं ता जो आप सार को पढ़कर ही उस लाइनों की जो व्याख्या कर सकते हो। चलो इसका अब हम सार देखते हैं। स्वांद का मतलब होता है डायलॉग्स बोलने, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करनी। तो उसी कविता के आधार पर, क्योंकि जो कवि है अपने मित्र के साथ अपनी बातें शेयर कर रहा है, तो इसी के आधार पर उसने टाइटल का नाम रख दिया कविता का स्वांग का था। उसकी एक लंबी कविता है, उसका एक अंश दिया। इस कविता में के जरिए के कवि अपने शहर के बारे में बताता है कि किस प्रकार संप्रदाय के दंगे फैल रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा दुख है कि जहाँ पर इतने इतने बड़े कवि क्रांतिकारी पैदा हुए थे, जैसे मार्शियानी है, नवीन बख्श है, नकोदरी था, नरसर था, अमरजीत था, पाश था, ऐसे इतने बड़े बड़े इस जो जगह है, इस स्थान इतने इतने बड़े क्रांतिकारी कवि कलाकारों को दिया था। सभी लोग मिलजुल कर वगैरह रहते थे। वहाँ पर सामाजिक समरसता अब नष्ट हो गई है। अब ये हादसे का दुर्घटना का शहर बन गया है, जहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि उनके शहर में सांप्रदायिकता का जहर कौन फैला रहा है। लोग एक दूसरे पर शक करते रहते हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अलग सूबे की आवाज़ करने लगे हैं, और चीज़ें और अधिक उलझती जाती है। जहाँ दिन दिहाड़े धर्म संप्रदाय के नाम पर हत्याएं होने लगी है, चीख चिहाड़े मचते हैं, और शहर के लोग इतने पत्थर हो गए कि कोई किसी की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। ऐसे लगता है जो संवेदनाएं हैं, जो एक दूसरे के लिए हेल्प की फीलिंग्स है, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लोग केवल मुर्दों के तरह मातम मनाते हैं, परंतु किसी के मरने से को बचाते नहीं। कभी सप्रा को लगता है कि कुदरत भी इस शहर की शत्रु हो गई है, जहाँ सूर्य का ताप ठंडा पड़ गया है और चांदी जलाने लगी है। एग्जाम्पल दिया, जैसे सूर्य हमेशा रोशनी देता है, हमेशा जोश भरता है, चांदनी हमें सुकून देती है, तो ये उल्ट होना शुरू हो गया है। इसलिए जहाँ पर आपसी रिश्ते सड़ने लगे हैं, अब इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये अब सहा नहीं जाता। कवि कहता है अंत में अपने लोगों को संबोधित करता हुआ कहता है कि उन्हें अब मूकदर्शी बनकर नहीं रहना, अपने बेहतर हिम्मत के पेड़ उगाने होंगे। खुली हवा की तरह पहाड़ों, मैदानों, तलहटी अर्थात सभी जगह फैल जाना है, अर्थात सभी के साथ रिश्ता कायम करना है। दिन रात यात्रा करके उन बेड़ियों को पकड़ना है जो एक्चुअली दंगे फैला रहे हैं, है ना, जो निरीह जनता रूपी भेड़ों को शिकार करती है। कभी कहता है कि उसके शहर में अफवाहें खरगोश की तरह दौड़ती हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं कछुओं की तरह चलती है। अफवाहें जबकि बहुत तेज चलती हैं, भी उसने मार दिया, मुसलमान ने मार दिया, हिंदू ने मार दिया, सिख ने मार दिया, है ना। तो लेकिन जो मतलब सच को ढूंढना आता है, वो बहुत धीरे धीरे उसकी कोशिश हो रही है। लोग सांप्रदायिक के विदेश के कारण बच्चों को, विद्यार्थियों को दुकानों में, स्कूलों में जाने में रोक रहे हैं, इकट्ठे खेलने के लिए रोक रहे हैं। कवि की नन्ही बेटी को भी डर लग रहा है, उसकी गुड़िया को कोई मार डालेगा। वे उसे सुलाए रखती है। सांप्रदायिकता के इस जहर से लड़ना होगा, बाहें फैलाकर सभी को उसे समेटना होगा। आगे इसका प्रतिपाद है कि क्या कवि कहना चाहता है, और उद्देश्य भी इसी प्रकार है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सप्रा की जो कविता है वो समझ में आ गई होगी। तो बस आपकी जो बुक है BA फर्स्ट की, उसमें सिर्फ आपकी लास्ट कविता रह गई है कत्यानी की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स बेटा।